क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रही कमलप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? हमारे भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 2 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन हाँ दोस्तों, पूरे जुलाई मंथ के करंट अफेयर की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे जुलाई मंथ का करंट अफेयर का एक ही फाइल में पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर फर्राटा दौड़ का नया विश्व कीर्तिमान किसने बनाया है? ओलंपिक में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर फर्राटा दौड़ में, लेकिन किस देश की यह महिला धावक है? दोस्तों नाम है एलेन थॉम्सन। क्या एलेन थॉम्सन ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ओलंपिक में? किस इवेंट में? 100 मीटर फर्राटा दौड़ में। और किस देश की है? जमैका की। दोस्तों जमैका के जो भी खिलाड़ी है ना दौड़ में, तो वो किसी का नंबर आने ही नहीं देते, क्योंकि यह शैली एंड फ्रेशर प्राइज वो भी जमैका की है, सिल्वर मेडल जीता। और शेरिका जैक्सन वो भी जमैका की है, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल किस देश के नाम गए? जमैका के नाम पर। तो देखो महिलाओं की 100 मीटर फर्राटा रेस का खिताब जमैका की एलेन थॉम्सन के नाम रहा और उन्होंने रेस 10.61 सेकंड में पूरी की, जो नया ओलंपिक कीर्तिमान बन गया है। दोस्तों याद रख लो कि यह फर्राटा धाविका जिसका नाम है थॉम्सन, तो उन्होंने सिर्फ 10.61 सेकंड में 100 मीटर का फासला तय किया और पूरे ओलंपिक में एक नया कीर्तिमान खड़ा करके गई है। और इस इवेंट के तीनों मेडल जमैकन एथलीट के नाम ही रहे। और यहां तीनों को इमेज में आप देख सकते हैं। तो शैली एंड फ्रेशर प्राइस ने 10.74 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। यहां पर जो पहले नंबर पर है वो है शैली एंड फ्रेशर प्राइस। और जबकि शेरिका जैक्सन, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, जैक्सन ने 10.74 सेकंड के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। लेकिन एलेन थॉम्सन उन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। तीनों जमैकन यह महिला फर्राटा धावक। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सुर्खियों में रही कमलप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? सुर्खियों में रही यह कमलप्रीत कौर का संबंध डिस्कस थ्रो से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिस्कस थ्रो। जी हां दोस्तों, हमारे भारत देश की कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो में मेडल की एक दावेदार बन गई है। जब तक आपके सामने यह न्यूज आ गए होंगे या तो करंट अफेयर का यह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह वीडियो आपके सामने है, तो यहां तक यह भी तय हो चुका होगा कि कमलप्रीत कौर ने कौन सा मेडल जीता है। लेकिन आपको याद रख लेना है कि कमलप्रीत कौर हमारे भारत देश की एक डिस्कस थ्रो है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इमेज आप देख सकते हैं, कमलप्रीत कौर को हाथ में क्या है? डिस्क। तो कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। अपने पहले ओलंपिक में हिस्सा ले रही कमलप्रीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 64 मीटर चक्का फेंक खाकर फाइनल में जगह बनाई है। तो हमारी चैनल की ओर से कमलप्रीत कौर को कांग्रेचुलेशन। और कमलप्रीत अगर पदक जीतने में सफल रही तो वो ओलंपिक में एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन जाएगी। और इसी इवेंट में सीमा पुनिया ने 60.57 मीटर चक्का फेंका और वे छठे स्थान पर रहे। तो यहां से और भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रही सीमा पुनिया का संबंध
किस खेल से है? तो किस खेल से है? दोनों किस खेल से है? याद रख लिया, डिस्कस थ्रो से है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस पत्रिका या पुस्तक का संबंध बाल गंगाधर तिलक के जीवन से नहीं है? यहां हमें पूछा गया है कि हमारे भारत देश के एक महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक और उनके जीवन से जुड़ी हुई यहां कुछ पत्रिकाएं के नाम है, लेकिन एक पत्रिका ऐसी है जिसका ताल्लुक बाल गंगाधर तिलक से नहीं है। तो केसरी, गीता रहस्य और मराठा, यह तीनों हमारे बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं या पुस्तक है, लेकिन यंग इंडिया का ताल्लुक हमारे बाल गंगाधर तिलक से नहीं है। और हमें यहाँ यह भी पूछा गया है कि तिलक के जीवन से संबंधित नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, यंग इंडिया। लेकिन हमने इस क्रांतिकारी को याद क्यों किया, वो भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि मनाई गई, इसीलिए करंट अफेयर में आए। देखो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह भी दोस्तों हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का एक फेमस कोट है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का देहांत कब और कहां हुआ था? 1 अगस्त 1920 को मुंबई में लोकमान्य तिलक जी का देहांत हुआ, हमारे देश के लिए शहीद हुए। और 1 अगस्त कल ही थी, यानी कि हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि 1 अगस्त को मनाई गई, इसीलिए करंट अफेयर में आए हमारे यह क्रांतिकारी। और भी फैक्ट है जो हमें याद रख लेने चाहिए, जैसा कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन में लोकमान्य तिलक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या? इंडियन होम रूल लीग, उनकी स्थापना करने में या डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करने में लोकमान्य तिलक जी ने अहम भूमिका अदा की थी। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ और उन्होंने त्रिकोणमिति और व्याकरण पर पुस्तकें लिखी जो प्रकाशित हुई। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि त्रिकोणमिति और व्याकरण पर पुस्तकें लिखने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या है? तो भी हमारा आंसर होना चाहिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, कैसा फील हो रहा है? अच्छा, यदि आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ जो मैं आपके सामने कंटेंट रख रहा हूं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जी हाँ, कोई गलती हुई हो तो उनके बारे में भी हमें सजेशन आप कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? जनता दल यूनाइटेड, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो इमेज आप देख सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है राजीव रंजन सिंह को। किसको? राजीव रंजन सिंह को। और राजीव रंजन सिंह ने किसका स्थान लिया है? आरसीपी सिंह का स्थान लिया है। यानी कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक थे आरसीपी सिंह और उनका स्थान लिया है राजीव रंजन सिंह ने। तो हमारा आंसर बन जाता है राजीव रंजन सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। और हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यह जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं। किस राज्य में? अरे बिहार राज्य में नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के नेता है। तो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जी हाँ दोस्तों, हमारे यह राजीव रंजन सिंह का एक और भी नाम है। क्या? लल्लन सिंह। लल्लन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और श्री लल्लन सिंह मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का स्थान लेंगे। कौन? यह राजीव रंजन सिंह बोले तो लल्लन सिंह आरसीपी सिंह का स्थान लेंगे। और आरसीपी सिंह को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष बिहार में मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद है। कहां से? मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद है। और श्री राजीव रंजन को बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे नीतीश कुमार का निकट सहयोगी भी माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी निम्न में से किस शहर में स्थित है?
इमेज आप देख सकते हैं, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। अरे मेरे भाई साहब, किस शहर में स्थित है? यहां इमेज में ही आंसर छिपा हुआ है, आपको नजर नहीं आया होगा क्योंकि जो अक्षर है वो बहुत छोटे हैं। यहां पर लिखा है हैदराबाद। क्या हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। और यहाँ दोस्तों जो आईपीएस हमारे प्रोबेशनर से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है आईपीएस में तो आपको यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यह वही अकादमी है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। लेकिन यदि आप आईएएस सिलेक्ट हो गए, यानी कि आपने यूपीएससी क्लियर कर ली और आपका सिलेक्शन हो जाता है आईएएस के तौर पर, तो आपको ट्रेनिंग में कहां भेजा जाएगा? आपको भेजा जाएगा मसूरी। कहां पर? मसूरी। और मसूरी में जो आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है किसके नाम पर है? लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर यह अकादमी का नाम है जो मसूरी में स्थित है। लेकिन बात करते हैं हम हैदराबाद के यह इंस्टीट्यूट की। तो हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारियों से प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद में यह बात की। जी हां, वर्चुअल तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री ने यह जो आईपीएस ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके साथ बात की है। और यह इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और आपकी नजर यहां पर ही होनी चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए पुलिस अधिकारियों से आने वाले 25 वर्षों में देश में सुराज स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाने को कहा है। और प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का मंत्र भी दिया। तो यह मंत्र भी याद रख लो, हमारे प्रधानमंत्री श्री ने कौन सा मंत्र दिया है? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। छठा क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में भारत की ओर से किसने हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल किए? जी हां, ओलंपिक में हमारे भारत देश की एक महिला हॉकी प्लेयर ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी की एक खेल में हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल किए। कितने? 3 गोल किए। और हमारे यह महिला हॉकी प्लेयर का नाम क्या है? वंदना कटारिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वंदना कटारिया। कांग्रेचुलेशन, जिसकी बदौलत से तकरीबन 40 साल के बाद, जी हां दोस्तों, 40 साल के बाद हम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं इस इवेंट में। टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने पूल ए के अपने अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया। और भारत की ओर से वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल किए। और यह ओलंपिक में किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी की पहली हैट्रिक है। जी हां दोस्तों, वंदना कटारिया के नाम एक रिकॉर्ड हो गया है। इसीलिए यह फैक्ट आपको याद रख लेना है कि यह ओलंपिक में किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी की ओर से पहली बार हैट्रिक लगाई गई है। और ग्रेट ब्रिटेन की आयरलैंड पर जीत के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जी हां दोस्तों, क्या हुआ कि आयरलैंड यदि ग्रेट ब्रिटेन के सामने जीत गई होती तो हमारी जो टीम है वो बाहर यानी कि आउट हो गई होती। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन ने आयरलैंड को हराया, इसीलिए हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और ओलंपिक की टर्फ पर भारत की महिला हॉकी टीम को ये पिछले 41 साल में मिली पहली जीत है। इससे पहले उसने आखिरी बार 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीत दर्ज की थी। क्या 41 साल के बाद इस तरह की उपलब्धि हमारे हाथ लगी है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में मान कौर का निधन हो गया, वे कौन थे? हाल ही में मान कौर का निधन हो गया, वो एक जानी मानी सुप्रसिद्ध धावक थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुप्रसिद्ध धावक। अरे मेरे भाई साहब, 93 साल की आयु में दौड़ना शुरू किया और 105 साल की आयु में भी वो दौड़ सकती थी। इसी तरह की एक महिला जिसका नाम है मान कौर, इमेज में आप देख सकते हैं, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। मान कौर का जन्म 1 मार्च 1916 को हुआ था और उन्हें चंडीगढ़ की चमत्कारिक मां के रूप में जाना जाता है। क्या? चंडीगढ़ की चमत्कारिक मां के रूप में यह मान कौर को जाना जाता है। और उन्होंने 93 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया था।
दोस्तों 93 साल की आयु में दौड़ना शुरू किया। अरे 93 साल की आयु में कोई कुर्सी से भी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मान कौर ने तो दौड़ना शुरू किया और मान कौर ने अपना पहला पदक 2007 में चंडीगढ़ मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में जीता था। इमेज आप देख सकते हैं, यह मान कौर हाथ में मेडल लिए हुए और उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे गुरुदेव को पटियाला में दौड़ में भाग लेते हुए देखा, जिसके बाद उन्हें प्रेरणा मिली थी। क्या? अपने बच्चे से प्रेरणा मिली थी। 8वां क्वेश्चन, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, यह गीत किसने गाया है? हाल ही में जो यह सुरीली आवाज वाला गीत है वह एक जाने माने संगीतकार एवं गायक मोहम्मद रफी साहब ने यह गीत गाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद रफी। लेकिन करंट अफेयर में क्यों आए? क्योंकि मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि 31 जुलाई को मनाई गई और ऑल इंडिया रेडियो और डीडी नेशनल जैसे जो न्यूज चैनल है उन पर मोहम्मद रफी साहब को याद किया गया और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मोहम्मद रफी साहब के बारे में पता होना चाहिए। तो पुण्यतिथि मनाई गई 31 जुलाई को, निधन हुआ था 31 जुलाई 1980 को। तो चलिए आज मोहम्मद रफी साहब की पूरी जन्म कुंडली ही जान लेते हैं। जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ। जब रफी 7 साल के थे तभी इनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया था। क्या? मोहम्मद रफी साहब सिर्फ 7 साल के थे तब उनका परिवार रोजगार के लिए लाहौर आ गया था। और वहीं 1937 में एक ऐसी घटना घटी जिसने रफी का जीवन ही बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि एक दिन ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रख्यात गायक एवं अभिनेता कुंदन लाल सहगल मंच पर गाने आए। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया और बाद में क्या हुआ? तो कुदरत का करिश्मा देखिए कि आयोजकों ने 13 साल के रफी को मंच पर गाने के लिए खड़ा कर दिया और मोहम्मद रफी ने अपने गाने से सभी का दिल जीत लिया और बाद में उनकी रफ्तार आगे बढ़ती गई, एक के बाद एक सफलता को छूते गए। 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफी को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कब? 1960 में। 1961 में रफी को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म ससुराल के गीत के लिए मिला था। अपने जीवन करियर में 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं मोहम्मद रफी साहब और हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने मोहम्मद रफी साहब के जीवन को याद करते हुए 5 रुपये के मूल्य वाला एक डाक टिकट भी जारी किया था। 1965 में ही फिल्म दोस्ती के लिए गाए गीत के लिए रफी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 1966 में फिल्म सूरज का एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। गीत था बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, तो दोस्तों आप यह गीत देख सकते हैं। मोहम्मद रफी साहब ने गाया है और इसके लिए मोहम्मद रफी को चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत के लिए उन्हें 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला और 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत के लिए उन्हें अपने जीवन का 6ठा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और इसीलिए दोस्तों मोहम्मद रफी साहब को हमने याद किया क्योंकि 31 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। 9वां क्वेश्चन, उधम सिंह ने किस अंग्रेज अफसर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया? हमारे भारत देश के एक जाने माने क्रांतिकारी जिसका नाम है उधम सिंह। उधम सिंह ने एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है माइकल ओडवायर, क्या माइकल ओडवायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइकल ओडवायर। और हमारे उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। लेकिन हमने उधम सिंह को याद क्यों किया? क्योंकि हाल ही में 31 जुलाई को हमारे यह क्रांतिकारी की पुण्यतिथि मनाई गई। क्या हमारे उधम सिंह की पुण्यतिथि 31 जुलाई को मनाई गई। सरदार उधम सिंह की इस साल 121वीं जन्म जयंती मनाई गई थी। जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे।
उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओडवायर को लंदन में जाकर कहां पर, अपने घर पर, यानी कि माइकल ओडवायर के घर में घुसकर गोली मारी थी और उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि यह फांसी दी गई थी, लेकिन हमारे देश के लिए बलिदान दिया था हमारे यह उधम सिंह ने। हाल ही में पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद किया गया। 10वां क्वेश्चन, अगस्त 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में पदभार कौन ग्रहण करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेगा हमारा देश इंडिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक भारत 1 अगस्त 2021 में 1 महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा और भारतीय विदेश मंत्रालय इस अवसर का भारतीय कूटनीति के लिहाज से भरपूर इस्तेमाल करने की रणनीति बनाने में भी लगा है और इस दौरान भारत आतंकवाद को फंडिंग, समुद्री सुरक्षा और अफगानिस्तान के मुद्दे को खास तौर पर उठाएगा और ये सभी मुद्दे भारत के मौजूदा व दीर्घकालिक हितों में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? इमेज आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस में हमारे भारत देश के स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में है TS तिरुमूर्ति। इमेज में आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? हमारे भारत की नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं SN घोरमडे। क्या? SN घोरमडे वो भारत की नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है SN घोरमडे। SN घोरमडे ने किसका स्थान लिया है? स्थान लिया है अशोक कुमार का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और इमेज में आप देख सकते हैं SN घोरमडे को वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने वाइस एडमिरल G अशोक कुमार के स्थान पर नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इससे पहले घोरमडे एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ संचालन और प्रशिक्षण के उप प्रमुख थे और घोरमडे ने पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम किया है और घोरमडे को 1 जनवरी 1984 को नौसेना में शामिल किया गया था, यानी कि SN घोरमडे हमारे नए यह नौसेना के उप प्रमुख बन गए हैं। 12वां क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको मिला? हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार की घोषणा की गई है और लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है साइरस पूनावाला को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइरस पूनावाला को इस साल का लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइरस पूनावाला। इमेज आप देख सकते हैं, कौन? साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिलेगा। कोविड-19 रोधी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह कौन है? साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है और कोविड-19 रोधी टीका निर्माता कंपनी के मालिक है साइरस पूनावाला। इस साल का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा और लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक तिलक ने यह घोषणा की है और पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपए का नकद इनाम और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा और यह पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर दिया जाता है, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण इस बार 13 अगस्त को दिया जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1983 में यह लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 13वां क्वेश्चन, G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? हाल ही में G20 कंट्री समूह है, उनके संस्कृति मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई जिसकी मेजबानी की है इटली देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इटली। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह दोस्तों बैठक आयोजित की गई जिसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? हमारे भारत के संस्कृति मंत्री का नाम याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वो मैं आज आपको आगे बताने वाला हूं। तो बैठक की मेजबानी इटली ने 2021 में G20 की अध्यक्षता के अपने कार्यकाल के दौरान की
और G20 के संस्कृति मंत्रियों ने G20 नेताओं के 2021 शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए मंत्री स्तरीय घोषणा को भी अंगीकृत किया। और हमारे संस्कृति राज्य मंत्री नए कौन बन गए हैं? श्रीमती मीनाक्षी लेखी। इमेज आप देख सकते हैं, क्या लिखा है पढ़ो तो। G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 कब आयोजित की गई? 30 जुलाई 2021 को आयोजित की गई, जिसमें भारत की तरफ से किसने शिरकत की है? हमारी नई संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने। श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया और संस्कृति राज्य मंत्री ने विकास के वाहक के तौर पर संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्र विषय पर भारत के दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया। 14वां क्वेश्चन, मिशन निर्यातक बनो अभियान किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? हाल ही में मिशन निर्यातक बनो नामक एक अभियान लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो, क्या मिशन निर्यातक बनो नामक एक अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और राजस्थान के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है। और मिशन निर्यातक बनो अभियान का उद्देश्य क्या है? 6 चरणों में उन स्थानीय व्यापारियों को पंजीकृत करना और उनका समर्थन करना है जो विदेशों में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं। क्या ऐसे व्यापारियों को समर्थन करना है जो विदेशों में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहता है। और मिशन निर्यातक बनो राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की यह अनूठी पहल है। किसने यह पहल शुरू की है? राजस्थान सरकार ने। 15वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण शुरू हुआ? कॉर्पेट एक नौसेना अभ्यास है और यह 36वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। और भारतीय नौसेना जहाज INS सरयू एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत और इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI बंग टोमो समन्वित गश्त कर रहा है, यानी कि भारत की तरफ से हिस्सा लिया है INS सरयू ने। और कॉर्पेट का मूल उद्देश्य क्या है? कॉर्पेट का मूल उद्देश्य वाणिज्यिक शिपिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्रों को सकुशल और सुरक्षित रखना है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? 1 से 7 अगस्त तक विश्व शिशु स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। कब बनाया गया है? तो हाल ही में यह सप्ताह जारी है, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जारी रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो इनमें से है HR हंसा, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। तो रविंद्र R नीनामा, उन्होंने लिखा है कि सर केंदू पत्ते को हमारे यहाँ टिमरू कहते हैं। आपने बिल्कुल सही बोला, हमारे गुजरात में यह केंदू के पत्ते हैं जिसे टिमरू बोलते हैं और इसका इस्तेमाल बीड़ी बनाने में किया जाता है। तो उदिया निर्मल, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। करण कनौजिया, राठौड़ भावना ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। थैंक यू सो मच। नीलोफर मीर, आपका आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, वो है FA कुरैशी, सतिंदर निर्मल, किंजल चावड़ा, कैंप स्टडी अड्डा नामक कोई फ्रेंड है, आपका आंसर बिल्कुल सही। जल्पा परमार और सुमित्रा भुरिया, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। टाइगर रिजर्व और राज्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। टाइगर रिजर्व और राज्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही ऑप्शन आपने चुन लिया है तो आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए
इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।